ठीक है, मैं तो देख रहा हूँ सिर्फ आपकी तरफ। मैंने तो सिर्फ देखा है, मैंने कुछ कहा है बताओ। आप मेरे देखने के अंदाज से पहली गेस कर रही है कि लो जी मैं गलत कर रहा है। मैंने कुछ कहा है? अच्छा, तो क्या करे अब बोरोअर और इन्वेस्टर बताएं। बेसिकली बहुत कहती हैं आप। तकिया कलाम है। कहती है बेसिकली। एक ही दफा बेसिक होती है, बाद में सारी एडवांस ही होती है। डिस्कशन है। मैं खुद बहुत कहता है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। बाद में मुझे एक दफा मैंने अपना लेक्चर सुना, तो मैंने कहा, मैंने 150 दफा क्लास में बोला है क्या कहते हैं। तो फिर मैंने इस पे कंट्रोल पा लिया। फिर शुरू हो गया और ठीक है, और ठीक है। फिर एक दिन मैंने लेक्चर सुना, तो मुझे एहसास हुआ मैंने ये लफ्ज तो पता नहीं कितनी दफा, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। फिर मैंने इस पे कंट्रोल पाया। आप रिवाइज करिए, आपको टाइम दे रहा हूँ। ठीक है कि नहीं ठीक? अच्छा आ जाए जी। ਉਹ मेरा ख्याल है ਜਿਹੜੇ आए सी वो भी नस गए। उन्होंने क्या सर सुनते पे ने। हाँ जी बेटा बताइए। इसके बाद इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का मैकेनिज्म बताओ बस। हम्म। नजर नहीं आ रही, वो आगे बैठो इधर। फेरे नजर आने चाहिए मेरे लोगों के। हाँ बताती रहो बेटी, बताती रहो, मुझे समझ आ रही है। इन्वेस्टर तो आप बन चुकी हैं पहले, अब आप बोरोअर बनने जा रही हैं। इन्वेस्टर के लिए आप बता ही हैं। इतना बूढ़ा नहीं हुआ मैं अभी कि मैं भूल जाऊं। बेटा आप मिक्स कर रही हैं। अगर कंपनी ने फ्यूचर में कोई लोन लेना हो, बोरोवर की पोजीशन पे हो, तो कंपनी ने इंस्ट्रूमेंट सेल करके फाइनेंसिंग इकट्ठी करनी होती है। कंपनी सेलर की पोजीशन पर है। किसकी पोजीशन पर है? सेलर की पोजीशन पर है। और सेल फ्यूचर से पोजीशन ओपन होगी। आप बायर सेलर सब मिक्स मुक्स कर रही हैं, और ये मिक्सिंग आपने उधर भी कर देनी है पेपर में। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इसको क्लियर कर लो, फ्यूचर नहीं क्लियर। फ्यूचर में यू आर कंफ्यूज्ड। मुझे भी कर रही हैं, पूरी कोशिश कर रही हैं मुझे कंफ्यूज करने की। वो तो मैं जो डीड बना बड़ा हूं। हम्म। ठीक है। एग्जाम्पल 10 पर आए जी। मैंने आपको कल कहा था हम आज शुरू करेंगे नया टॉपिक। ठीक है, लेकिन पहले फ्यूचर ऑप्शंस को कर लें। क्या नाम है, क्या नाम था उसका? ऑप्शंस। ऑप्शंस ऑन। ओ, कितने सवाल किए हैं? 8 नहीं किए? आइंदा काम करके आना है, मैं बता दूं, तुमने फेल हो जाना है। जाओ, काम चेक नहीं कराया, कल चेक करूंगा, अभी मेरी क्लास शुरू हो गई है।
एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10। हंस रहा है शेख। एग्जाम्पल 10 पेज नंबर मेरे पास तो है ही नहीं, आपके उस पे नंबरिंग हुई है। मेरे पास तो प्रिंटेड ये छोटा सा 52 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन आपके पास तो नंबरिंग 198 पेज है। हाँ वो नंबरिंग आगे पीछे है। तो पेज 198 जो आपके नोट्स में छोटा सा प्रिंट हुआ होगा। वैसे आपके लिए आसान ये है, आपके लिए अच्छी बात ये है कि आई कैप की किताब में इंटरेस्ट रेट ऑप्शन पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, जिसका मतलब मैं ये ले रहा हूं कि शायद शायद इस पे न्यूमेरिकल ना आए। लेकिन ये है फ्यूचर की कॉपी। कल मैंने एक या दो चेंज बताए थे पता नहीं, इसी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं बच्चे को, क्योंकि फ्यूचर करा दी है न्यूमेरिकल में, तो बच्चे को चेंज थ्योरी लिखी हुई है, तो सवाल इसी को देख के बच्चा या टीचर करवा दे। तो हम सेफ एंड पे रहने के लिए एक सवाल कर रहे हैं। लेकिन आपने जब भी प्रैक्टिस करनी है तो आपने 3 टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है इंटरेस्ट रेट में। इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स और इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। मेरे पास कई ऐसे सवाल है जिसमें एक ही सवाल में ये तीनों टॉपिक्स आए हुए हैं, लेकिन वो फाइनल के सवाल हैं। फाइनल में आता ही ऐसे है कि इदारा एक लोन लेना चाह रहा है और उसको लगता ये है कि फ्यूचर में लाइबोर या काइबोर बढ़ जाएगा। तो इदारे के पास 3 मेथड ऑफ हेजिंग है, तीनों से इफेक्टिव इंटरेस्ट निकालो और इनमें से बेस्ट हेजिंग मेथड को क्या करो, हाँ चूज करो। तो लोन के केस में आपको पता है इंटरेस्ट जहां पे कम देना पड़ेगा वो बेहतर है, और इन्वेस्टमेंट के केस में जहां इंटरेस्ट, तो वो मेथड सेलेक्ट करना है जिसमें इंटरेस्ट कम हो फॉर लोन, और वो मेथड सेलेक्ट करना है इन्वेस्टमेंट में जहां इंटरेस्ट रेट्स क्या हो या इंटरेस्ट इनकम ज्यादा हो। ठीक है, एक्चुअली डिसीजन मेकिंग है इसमें भी। अब आपको, मुझे तो नहीं लगता कि 3 मेथड आए, लेकिन 2 तक आ सकते हैं। एक फॉरवर्ड दे दे और एक कौन सा दे दे, और वो कह दे, या वो कह दे ऐसे भी आ सकते हैं जैसे उस दिन हमने कमोडिटी में पढ़ा था कि अगर हेजिंग ना की जाए या अगर हम फॉरवर्ड से हेजिंग करो तो बताओ दोनों में से कंपनी के लिए कौन सी सिचुएशन वारे में है। तो हेजिंग ना करोगे तो शायद लोन पे इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा हो, और हेजिंग करके लोन पे इंटरेस्ट क्या देना पड़ रहा हो, तो आप कहेंगे कंपनी को हेजिंग कर। ये आ सकता है आपके आपके लेवल पे, मतलब मैक्सिमम 2 सिचुएशंस। और अगर उसने 3 या 2 मेथड इकट्ठे ही दे दिए तो वो फिर सवाल के नंबर ज्यादा होंगे। लेकिन अभी जो स्टाइल चल रहा है ना, 8 नंबर 10 नंबर से ज्यादा का सवाल नहीं है, सिवाय अगर वो एनपीवी का है तो 15 नंबर पे है, या बजटिंग का है, वो तो चैप्टर की नेचर ही ऐसी है, उसका सवाल छोटे नंबरों का। इसके तो सवाल ये इतने इतने होंगे पेपर में, जो मुझे उम्मीद है, और आए भी इतने ही हैं, इससे भी छोटे सवाल आए हैं माजी के पास पेपर में। ठीक है, तो वो रिवीजन के वक्त हम कर लेंगे। अभी तो ये मैंने जो इधर उधर से इकट्ठे किए हुए थे सवाल वो करवा रहा हूँ। कोई आई कैप की किताब का है, कोई फाइनल की किताब में से है, फाइनल के पेपर के सवाल नहीं है ये। पेपर का सवाल जब भी दिखाऊंगा तो वो पूरा लेंथी क्वेश्चन होगा। एक्सचेंज रेट में मैंने 1-2 फाइनल के कॉपी किए हैं क्योंकि वो जरूरी था, बाकी जगह पे नहीं। चले आते हैं, हम टाइम बचाते हैं अपना। मैंने आज आगे अगला टॉपिक शुरू कराना है, वो कहता है कैलकुलेट द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इफ 3 मंथ लाइबोर। 3 मंथ लाइबोर का मतलब होता है, लाइबोर या हमारे लिए सवालों में लाइबोर का मतलब क्या होता है, और 3 मंथ लाइबोर का मतलब होता है कि हर 3 माह बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, लेकिन ये रेट एनुअल है। ये जो नीचे रेट लिखे हुए लाइबोर के, ये क्या है,
लेकिन इन रेट्स के मुताबिक इंटरेस्ट पेमेंट इदारा हर कितने माह बाद करता है? 3 माह बाद। तो 3 मंथ लाइबोर 3% है या 6% पर एनम है? इसको पढ़ते हैं 3% पर एनम, या दो सवाल है ये। कहते हैं एक कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, क्या करना चाह रही है? कितने मिलियन की? $10 मिलियन। जी कंपनी इन्वेस्टर की पोजीशन पर है। तो इन्वेस्टर जो होता है, इन्वेस्टर बाय करने, तो फ्यूचर मार्केट में बाय फ्यूचर से ओपन होगी और सेल से क्लोज। इसी तरह ऑप्शन मार्केट में भी बाय फ्यूचर ही लिखेंगे, लेकिन वो होता कॉल ऑप्शन के बराबर है। किसके बराबर? बस नाम चेंज होगा। इन 4 मंथ्स टाइम का मतलब होता है आज से 4 माह बाद ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स ये इन्वेस्टमेंट का क्या है? ड्यूरेशन। ये जो फॉर होता है ना, फॉर का मतलब होता है कि इसके बाद ड्यूरेशन दिया हुआ है, बट इज कंसर्न्ड अबाउट वॉलाटाइलिटी। वॉलाटाइलिटी कहते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ द यूएस डॉलर लाइबोर रेट, क्योंकि ये अमेरिकन किसी बुक में से सवाल है। तो लाइबोर रेट, यूएस डॉलर के लाइबोर रेट पे प्रॉब्लम है। आज लाइबोर कितने परसेंट पे खड़ा हुआ है? यानी आज अगर ये लोन लेने जाएं तो 3.75% पे मिल जाएगा, और ये वो लोन होगा जिसका इंटरेस्ट 3 माह बाद इन्होंने देना होगा। ये लेना ही 3 माह, सॉरी देना नहीं, लेना होगा, सॉरी सॉरी, क्योंकि सवाल किसका है? मेरी जबान पे लोन चढ़ा हुआ है, क्योंकि ज्यादातर लोन का सवाल आता है। लेकिन ये अब हम 3.75% पे सूद ले सकते हैं अगर हम आज इन्वेस्टमेंट करें, आज करें। लेकिन हमने आज नहीं करनी, आज से 4 माह बाद इन्वेस्ट करना है, और करना फॉर 3 मंथ्स है। ये पहली लाइन जरा ध्यान से पढ़ो। आज से कितने माह बाद इन्वेस्ट करना है? आज से इन 4 मंथ्स टाइम का मतलब होता है आज से 4 माह बाद इन्वेस्ट करना है, और करना है फॉर। तो इसका मतलब है वो जो आप इन्वेस्ट करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट के पैसे वापस जो आएंगे वो आज से 7 माह बाद वापस आ जाएंगे। आज से 4 माह बाद इन्वेस्ट करना है, और आज से 7 माह बाद आपकी इन्वेस्टमेंट के पैसे आपने निकाल लेने हैं। कितने अरसे का सूद कमाना है? 3 माह का सूद आएगा आपको। कहते हैं लेकिन लाइबोर का रेट ऊपर नीचे जा सकता है अगले 4 माह में। तो कंपनी चाह रही है कि लेंडर का ऑप्शन लिया जाए। लेंडर से मुराद इन्वेस्टर्स ऑप्शंस। लेंडर का मतलब क्या है? इन्वेस्टर वाले ऑप्शन को लिया जाए, जो कि कॉल ऑप्शन होता है, और उसके अंदर जो ऑप्शन के अंदर प्राइस होती है, जैसे फ्यूचर की प्राइस होती है, उसको कहते हैं स्ट्राइक रेट। क्या कहते हैं? तो ये फ्यूचर की प्राइस को कहते हैं 94। ओ 4% है, इसको भी वैसे ही करेंगे, 100 - 4 करके 96 की प्राइस काउंट करेंगे। 10 मिलियन की प्रिंसिपल है इन्वेस्टमेंट, नोशनल प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 4 माह बाद एक्सपायर हो जाएगा ये ऑप्शन। ऑप्शन का प्रीमियम कितने परसेंट है? 0.5% पर एनम ऑफ द नोशनल प्रिंसिपल। जी ऑप्शन का प्रीमियम है, ठीक है। प्रीमियम आपकी इनकम है, एक्सपेंस है हमारी कंपनी। मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि आपको चॉइस दी जाती है ब्रोकर की तरफ से कि अगर गेन हो तो मुझसे ले लेना, अगर लॉस हो तो मुझे पे। लेकिन मुझे आप इस चॉइस के बदले क्या पे करें? आज आज ही आपको देना पड़ता है कंपनी को, ब्रोकर को प्रीमियम। तो ये हमारी, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। ये क्या है? यानी ऑप्शन मार्केट में एंटर होने का खर्चा है, ब्रोकर को देगी कंपनी। हमारी कंपनी का नाम नहीं बताया हुआ, लेकिन जो भी नाम है कंपनी का, ABC जो भी, वो ब्रोकर को ये पैसे देगी। और वो कहता है कंपनी जब भी इन्वेस्टमेंट करेगी तो लाइबोर रेट में से -35 बेसिस पॉइंट्स, यानी आपको जो सूद मिलेगा ना, वो भी लाइबोर रेट के बराबर नहीं मिलेगा। जब भी आप एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो बैंक से जो सूद मिलेगा आपको, वो लाइबोर रेट -35 के आगे क्या लिखा हुआ है? ये हमारी स्टेट बैंक की टर्मिनोलॉजी या स्टॉक एक्सचेंज की भी है, शायद मैंने पहले भी कभी बताया है। 100 बेसिस पॉइंट्स इक्वल टू 1% होता है।
100 बेसिस पॉइंट्स किसके बराबर होता है? 35 बेसिस पॉइंट्स फिर किसके बराबर होगा? 0.35 यानी 35 डिवाइड बाय 100 और 7% लगा दे। सिंपल है, चेक कर लो। 100 बेसिस पॉइंट 1% के बराबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल लो, क्या आता है पता लग जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100 बेसिस पॉइंट्स इक्वल टू 1% है, परसेंटेज वैसे ही लगा देना साथ। तो 35 बेसिस पॉइंट कितने परसेंट होगा? वो 0.35 ही बनना है, लेकिन परसेंटेज साथ जरूर लगाना है, मतलब कैलकुलेटर पे नहीं, कॉपी पे करते हुए। तो 100 बेसिस पॉइंट्स इक्वल टू होता है 1%, और 35 बेसिस पॉइंट्स किसके बराबर होता है? 50 बेसिस पॉइंट्स किसके बराबर होगा? 10 बेसिस पॉइंट्स किसके बराबर होगा? हाँ जी, 5 बेसिस पॉइंट्स, 25 बेसिस पॉइंट्स। जब स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आती है ना, वहां पे वो ये नहीं कहता कि हमने इंटरेस्ट रेट 10% मतलब 1% बढ़ा दिया। स्टेट बैंक कहता है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। ये वहां पे बोलने का, लिखने का, पढ़ने का तरीका है। तो वो आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि कल को अगर आप खबरों में कहीं लफ्ज सुन लें बेसिस पॉइंट्स, तो उसका मतलब कुछ नहीं होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है। ये जो 35 बेसिस पॉइंट्स है ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जब मैं बैंक में पैसे जमा कराऊंगा तो बैंक वाले मुझे लाइबोर रेट के बराबर इंटरेस्ट इनकम नहीं देंगे। वो कहते हैं जितना लाइबोर रेट प्रिवेल कर रहा होगा ना मार्केट में, हम आपको उसमें से 0.35 माइनस करने के बाद जो बचेगा वो सूद रेट आपको मिलेगा। बैंक लेते हुए सूद लाइबोर रेट से ऊपर लेता है, और देते हुए कई दफा क्या करता है, लाइबोर रेट से नीचे सूद देता है ताकि कमा सके। बैंक ने सूद के रेट, यानी बैंक से आप लोन लेने जाएं तो वो कहेगा लाइबोर में ऊपर आपको पैसे देने पड़ेंगे, और बैंक से इन्वेस्टमेंट पे सूद लेने जाएं तो वो कम देता है। दरमियान का फर्क कहाँ पे जाता है? वो बैंक की पॉकेट में, क्योंकि बैंक इज द मिडल मैन बिटवीन डिपॉजिटर्स या इन्वेस्टर्स और बोरोवर। समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? ये माइनस क्यों कह रहा है वो इसलिए कह रहा है ताकि आपको ये बता सके कि एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम जब आप निकालेंगे ना, तो लाइबोर रेट पे नहीं निकलेगी, लाइबोर रेट से थोड़ी कम रेट पे आपको सूद मिलना है। चले, अब इफेक्टिव रेट वगैरह ये वो जो भी, तो हमारा जो भी इंटरेस्ट रेट का फ्यूचर का सोल्यूशन होता है सारा वो ही होने लगा है। लेकिन ऊपर हेडिंग मैंने क्या देनी है, लिखे हेडिंग दें ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। जी पहला स्टेप क्या होता है जी? ओपन द पोजीशन। आज ओपन होती है पोजीशन। ओपन द पोजीशन। हाँ जी, सबसे पहले हम निकालते हैं, जैसे फ्यूचर में हमने किया था, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कितनी इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं? 10 मिलियन की। कॉन्ट्रैक्ट साइज उसने लिखा हुआ है, ये इसी के अंदर ये जो दिया हुआ है नोशनल, हाँ नहीं दिया हुआ तो वो 10 मिलियन ही है। नहीं दिया हुआ, वाकई नहीं दिया हुआ। इनटू ऊपर आता है इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन। इन्वेस्टमेंट कितने अरसे के लिए? कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन ये लिखा हुआ 3 मंथ, नहीं वो तो लिखा ही नहीं उसका भाई। एज्यूम कर लेंगे कि ये सेम है, ना दिया हो तो। क्या चीज? एक्सपायरी डेट नहीं देखते आपने, उसका कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन देखना होता है। एक्सपायरी डेट तो आज से 8वां बाद भी हो सकती है, एक्सपायरी डेट तो आज से 7वां बाद भी। आपने देखना होता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन क्या बताया हुआ उसने, या ऑप्शन का क्लियर बताया होता है। ये 4 माह नहीं है, 4 माह तो उसकी एक्सपायरी डेट है कि आज से कितने अरसे बाद एक्सपायर होगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, नीचे क्या है?
कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन, और कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन एक्सपायरी डेट नहीं होती वो। हाँ जी, क्या कहते हैं जी, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं? 1। इसमें कॉन्ट्रैक्ट बताए कोई नहीं थे, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैसे इसमें निकल नहीं सकते। चलो 1 कॉन्ट्रैक्ट ही आता है, इसीलिए ये अब आप ना भी निकालें तो चल जाएगा। मैंने वैसे सोल्यूशन में नहीं निकाले हुए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि वो बनता ही नहीं, डाटा ही नहीं है उसका। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन भी नहीं बताया हुआ क्लियर। लोन का सवाल है इन्वेस्टमेंट का, तो बाय फ्यूचर, जो कि इक्वल टू किसके होता है? कॉल ऑप्शन के इक्वल है यहाँ पे। हाँ जी, कितनी प्राइस थी? ये जो ऑप्शन की वो स्ट्राइक रेट दिया हुआ था एट 96। 96 कहाँ से आया? 100% माइनस 4% का जो स्ट्राइक रेट बाय फ्यूचर। बल्कि इसका पूरा नाम होता है, सॉरी, बाय ऑप्शन ऑन फ्यूचर पूरा नाम है उसका, खाली फ्यूचर नहीं, ऑप्शन ऑन फ्यूचर। एक ही लिख, ऑप्शन ऑन फ्यूचर, जो कि इक्वल टू किसके है? हाँ, एट स्ट्राइक रेट के मुताबिक 96 आती है प्राइस। स्ट्राइक रेट किसे कहते हैं? जो ऑप्शन में जो फ्यूचर प्राइस एग्री हुई है। उसके बाद 3.75 कंफ्यूज करने के लिए दिया है, या ये इसलिए दिया कि अगर आज आज इन्वेस्ट करें, तो हमने आज करना नहीं ना। इसके बाद ऑप्शन प्रीमियम कितना देना है जी? 10 मिलियन और पॉइंट, ये रेट पर एनम होते हैं। अब क्योंकि ये लोन है, इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन कितना है? 3 मंथ्स। ये रेट्स पर एनम होते हैं, जब भी रेट्स नहीं होंगे पर एनम, चाहे ये प्रीमियम के क्यों ना हो, कितना प्रीमियम देना पड़ेगा? 10 मिलियन इंटू 0.5% इंटू 3/12, ये हम आज पे कर देंगे। ये लेंगे, ये एक्स्ट्रा चीज है बस एक। कल ये ऑप्शन प्रीमियम नहीं, ये तो कहा था देंगे, लेकिन कैलकुलेट कैसे होना है उसने बताया हुआ था, खुद बताया हुआ था। जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका 0.5, लेकिन ये रेट पा रहा ना मैं, तो मुझे 3 माह का ले लेना है। 3 माह कहाँ से आया? ये ऊपर लिखा हुआ था। इन्वेस्टमेंट का पीरियड कितना ड्यूरेशन है? आज से 4 माह बाद इन्वेस्ट करना है, लेकिन कितने अरसे के लिए? 12,500 है। चलें जी, अब आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें कि हमें क्लोज द पोजीशन में गेन आना है या लॉस आना है। ना होवे कि लॉस आना हो तो हम क्लोज करी जाए, बल्कि चलो मैं लिख लेता हूँ कि कितना। जी, आज ही दे देना ब्रोकर को। क्या चीज? बेटी यहाँ पे उसने क्या कहा हुआ था, ये देखो क्या इंग्लिश लिखी हुई है सवाल में, पढ़े क्या लिखा है इंग्लिश में? ऑप्शन प्रीमियम किसके ऊपर बेस कर रहा है? इन्वेस्टमेंट की अमाउंट पे। जब इन्वेस्टमेंट की पूरी अमाउंट ले ली है यहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन लेंगी। और वैसे भी आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन ही नहीं बताया हुआ, वो भी 3 माह ही है। ये लो ऊपर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन सेम है यहाँ सवाल में। तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का ले लो, वो भी 3 माह ही है, 4 माह नहीं है। हाँ, 4 माह बाद लोन या इन्वेस्ट करना है जी। क्या कहते हैं?
बाद में क्या आ रहा है जी, गेन आ रहा है लॉस आ रहा है? अच्छा अच्छा, तो मैं चलो मैं यहाँ पहले वो निकाल लेता हूँ, गेन लॉस निकाल लेता हूँ, बाद में लिख लेंगे कि क्या है, क्या करना है। तो सेल फ्यूचर की प्राइस या बल्कि तरतीब से ही चलो जैसे चलते हैं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं जी? 1, बट ठीक है, लिखें ना लिखें मर्जी है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 है। ये बाय ऑप्शन जो लिखा हुआ था, बाय ऑप्शन ऑन फ्यूचर, इसकी जगह क्या लिखेंगे? सेल ऑप्शन ऑन फ्यूचर। उसके आगे आप ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना, बस वो उधर ही लिख के छोड़ देना है बस, एट। अब ये कितनी प्राइस पे सेल होगा जब आप ये 3% वाला सोल्यूशन करेंगे? 97। और जब दूसरा केस होगा, और लिखें 94। गेन लॉस निकालना है, तो गेन लॉस के लिए, बल्कि गेन लॉस नहीं निकालना, गेन ही निकालना है। सेल फ्यूचर की प्राइस माइनस बाय फ्यूचर की प्राइस। वन परसेंट, ये क्या आ रहा है? हाँ जी, तो अब आप यहाँ पे लिख देंगे इस केस में, डोंट एक्सरसाइज, यानी ये वाले केस में आपने क्लोज करके, क्लोज नहीं करना, डोंट एक्सरसाइज, और इधर क्या लिख देंगे जहाँ गेन आ रहा है वहां पे एक्सरसाइज, मतलब गेन ले लें। गेन हो तो ब्रोकर से ले लें, लॉस हो तो उसको क्लोज ना करें। तो टोटल गेन किस सिचुएशन में निकलेगा सिर्फ? हाँ जी, टोटल गेन ये पहले में निकलना है। तो 1% का गेन है इनटू 1 कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट साइज 10 मिलियन ही है, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन नहीं पता, लेकिन लोन या इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन और कॉन्ट्रैक्ट 3 माह, ये सिंपल ही है। तो अब बताएं जी, 10 मिलियन इंटू 3/12 इंटू एक कॉन्ट्रैक्ट इंटू 1%। 25,000। वैसे ये 3/12 इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन सेम ही है, 25,000। इधर कुछ नहीं आएगा। नेट आउटकम निकाल लें जी। बताएं जी, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ओपन मार्केट में करनी है या फ्यूचर मार्केट में? तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एट ओपन मार्केट रेट। मैं परसेंटेज में लिख रहा हूँ, डॉलर आपने खुद लिखने हैं। ओपन मार्केट, अच्छा यहाँ तो दो सवाल थे, सॉरी सॉरी। कितने परसेंट पे था? 3 और 6, तो ए और बी आ गई। हाँ जी, अगर मैं यहाँ पे 3 और 6 लिख देता हूँ तो नंबर कटेंगे। नंबर क्यों कटेंगे मेरे? क्योंकि उसने कहा था कि कंपनी जब भी इन्वेस्टमेंट करेगी, तो कंपनी इन्वेस्टमेंट कब करेगी? जब भी करेगी, लाइबोर रेट में से कितने बेसिस पॉइंट माइनस होगा, वो यहाँ पे जस्ट यहाँ आके होता है। यानी लाइबोर रेट के बराबर इन्वेस्ट करना भी चाहेंगे तो असल सूद का रेट आपको उतना नहीं मिलना। तो मुझे यहाँ पे मजबूरन क्या, ये सिर्फ इधर ही एडजस्ट करना होता है, वो 35 बेसिस पॉइंट्स वाला। बाकी ऊपर कहीं नहीं, किसी जगह और इन्वेस्ट एडजस्ट नहीं करना, सिर्फ नेट आउटकम के लिए दिया होता है वो आया भी एक आधे सवाल में ही है। तो अब आप पहले केस में लिखेंगे 3% -0.35,
तो 2.65% की इंटरेस्ट इनकम। और दूसरे केस में आप लिखेंगे 6% माइनस जी 5.65। ये माइनस मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, इसके मुताबिक आप मुझे बताओ कि 10 मिलियन की अगर इन्वेस्टमेंट हो और 3 माह के लिए हो तो कितनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट में कमाऊंगा इन दोनों केसेस में। डबल टू, अच्छा सॉरी, 66250, ये इनकम है। और वो जो आपने फ्यूचर मार्केट से या ऑप्शन ऑन फ्यूचर मार्केट से गेन कमाया है, वो कितना गेन था? 1%। इस गेन को कमाने के लिए आपको प्रीमियम भी देना पड़ा था जो आपने ऑलरेडी दे दिया हुआ था। इस कमाने के लिए आपने इसके लिए प्रीमियम कॉस्ट कितनी बियर की थी? 0.5%, जो कि आपने मुझे अमाउंट बताई थी कितनी? 12,000। ये प्रीमियम कॉस्ट भी हमारी पॉकेट से गए हैं, तो ये हमें जी नेट कॉस्ट पड़ेगी। 3 चीजें एडजस्ट करनी है क्योंकि प्रीमियम इज आल्सो इनफ्लो आउटफ्लो सारे एडजस्ट करने हैं। ये एक केस सोल्यूशन हुआ है अभी। दूसरा फिर आप करें। अभी ये मैंने वैसे एक की है। दूसरा बिल्कुल इसी तरह होगा लेकिन 6% से। को बता सकता है ये कितना जवाब आया है? ये 3 पॉइंट क्या आता है? ये इनकम है 7-8। ले जी, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ गया, इंटरेस्ट इनकम का रेट। सारा सवाल फ्यूचर का है। जो चेंज आया वो क्या है कि लॉस नहीं होता, इसमें हो भी जाए तो हम एक्सरसाइज और ये प्रीमियम कैलकुलेट करके पे किया है। बाकी ये चेंज है, मतलब अगर मैं हाईलाइट करूं तो चेंजेस दिस वन ये लिखना, ये प्रीमियम इधर से इसको लॉस को पे ना करना और नीचे आके यहाँ पे ये एडजस्ट कर देना बस। बाकी तो सब कुछ वैसे ही है। प्रीमियम पहले प्रीमियम को वहाँ फ्यूचर के सर्विस चार्जेस भी हो सकते हैं लेकिन वो ना होने के बराबर होता है। फॉरवर्ड में भी सर्विस चार्जेस हो सकते हैं लेकिन हमने आज तक कभी लिखे ही नहीं क्योंकि वो होते इतने माइनर्स हैं कि लिखने की जरूरत ही नहीं। अभी ये मैंने कितने परसेंट पे सॉल्व किया? 6% वाला खुद करो। जवाब निकालिए, क्या आता है आंसर? और परसेंटेज में चेक कर लो जरा सब बच्चों। ये ना हो कि काम खराब हो जाए, कोई एक आधी गलती की हो इन्होंने और बाद में आप खपते रहें कि ये आया कैसे। लॉस नहीं लिखते, गेन ही लिखते हैं। इस केस में लॉस था तो नहीं लिखना जी।
ये कितना था? ले जी, फ्यूचर के सवाल तो हैं, ऑप्शन के सवाल नहीं है ज्यादा। बल्कि ये एग्जाम्पल 9 जो है, ये नोट कर ले, होमवर्क है, ये आई कैप की किताब से है। एग्जाम्पल 9 आपकी होमवर्क है, दी हुई आई कैप की किताब में उसने। तो मैं कह रहा था नहीं दी हुई शायद। एग्जाम्पल 9 आपने घर से करनी है। कौन सी? एग्जाम्पल 9 आपकी होमवर्क है और ये आपकी ही किताब में से है। ठीक है, कुछ सवाल पूछना हो इसमें से तो पूछ सकते हैं। हमने आज जो पढ़ना है मेन, एक्सचेंज रेट रिस्क को स्टार्ट करना है। किसको स्टार्ट करना है? लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी बेसिक्स पता हो। नोट्स बंद कर दे जरा। पहले बताएं, एक्सचेंज रेट रिस्क होता क्या है जी भाईजान? एक्सचेंज रेट रिस्क होता क्या है बताया हुआ है मैंने। जैसे कमोडिटी प्राइस रिस्क बताया था, इंटरेस्ट रेट रिस्क बताया था, वैसे एक्सचेंज रेट रिस्क क्या होता है? लोकल करेंसी या फॉरेन करेंसी? जी, फॉरेन करेंसी और लोकल करेंसी के दरमियान एक होता है एक्सचेंज। वो जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट करता है। एक्सचेंज रेट क्या करता है? फ्लक्चुएट करता है। तो उस फ्लक्चुएशन की वजह से, किसकी वजह से? कंपनी को रिस्क होता है। समझ आ रही है? हाँ जी, अभी फिलहाल लिखना सब छोड़ दें, पहले मुझे ये बताएं, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर में क्या फर्क है? ओह हाँ ठीक है। इंपोर्टर में और एक्सपोर्टर में क्या फर्क है? दसो पाइन। बात बोलना नहीं, सबने नहीं बोलना जी। हाँ, बाइंग फ्रॉम, बाइंग फ्रॉम अब्रॉड, अपने मुल्क से नहीं। हमारी कंपनी जिसका हम सवाल कर रहे हैं, अगर वो फॉरेन कंट्री से रॉ मटेरियल, फॉरेन कंट्री से मशीनरी, फॉरेन कंट्री से कोई भी चीज परचेज करती है, तो ऐसी कोई भी पार्टी जो फॉरेन कंट्री से कुछ बाय करे उसको क्या बोलते हैं? इंपोर्टर या इंपोर्टर्स। और अगर फॉरेन कंट्री में क्या किया जाए? सेल किया जाए अपनी प्रोडक्ट्स या कोई भी, सेल टू कस्टमर्स बल्कि लिखना चाहिए था मुझे, सेल टू फॉरेन कस्टमर्स। अगर कोई भी कंपनी अपनी चीजें फॉरेन कस्टमर्स को बेचे, जिस मर्जी, मसलन पाकिस्तान की एक कंपनी है, वो यूएसए चाहे चाइना, या जैसे अभी ये सियालकोट से फुटबॉल बन के गए थे, अभी तो नहीं गए, काफी देर पहले गए हैं। तो इंपोर्टर वो होता है जो फॉरेन सप्लायर से चीजें परचेज करता है। यानी हमारी कंपनी इंपोर्टर भी हो सकती है, और जो आपको सवाल दिया हो सकता है उसमें हमारी कंपनी वो क्या हो सकती है?
एक्सपोर्टर की पोजीशन पे भी हो सकती है। इंपोर्टर ने फॉरेन करेंसी की सप्लायर से वो क्या ना फॉरेन सप्लायर से फॉरेन सप्लायर से परचेज कर रहे हैं, और जो एक्सपोर्टर होता है वो फॉरेन कस्टमर को क्या कर रहा होता है, सेल कर रहा है। ठीक है, अब आईएस यूएस का नहीं मुझे पता, मुझे बस ये पता है व्हाट इज इंपोर्टर एंड व्हाट इज एक्सपोर्टर। आईएस की इंप्लीकेशन हमारा स्कोप नहीं है। क्या कहते हैं, बात समझ आ रही है? तो योर कंपनी कैन बाय फ्रॉम फॉरेन सप्लायर, योर कंपनी कैन सेल योर प्रोडक्ट्स टू फॉरेन कस्टमर। बाइंग फ्रॉम द फॉरेन सप्लायर जब भी होगी, जब भी आपकी कंपनी इंपोर्टर है, तो आपने उस फॉरेन सप्लायर को पेमेंट करनी होगी या उससे पेमेंट रिसीव करनी होगी? फॉरेन सप्लायर को पेमेंट करनी होगी। इसका मतलब है जब भी हमारी कंपनी इंपोर्टर की पोजीशन पर है, तो हमने फ्यूचर में मुस्तकबिल में फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी है टू सप्लायर। किस चीज की पेमेंट करनी है? तो हर इंपोर्टर को फ्यूचर में आज नहीं, आज भी करनी होगी। जो आज वाला है वो मसला रिस्क नहीं है। अगर आपने फॉरेन करेंसी की फ्यूचर में अपने फॉरेन सप्लायर को आज से 3 माह बाद पेमेंट करनी है और यूएसडी में पेमेंट करनी है, यानी यूएस डॉलर में, तो ये डॉलर का रेट तो रोज फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, तो इंपोर्टर जो है उसने फॉरेन सप्लायर से चीजें बाय करनी है और इंपोर्टर को फॉरेन पेमेंट्स करनी है। इसी तरह जो एक्सपोर्टर होता है उसको अपने फॉरेन कस्टमर से क्या आनी होती हैं, फॉरेन कस्टमर से रिसीट्स आनी है। FCY का मतलब फॉरेन करेंसी है, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं मैं, पूरी इंग्लिश नहीं लिखूंगा। FCY मींस फॉरेन करेंसी, LCY मींस लोकल करेंसी या होम करेंसी। नहीं समझ आ रही? जी बाहर जाके करें। जी, फॉरेन करेंसी की पेमेंट टू सप्लायर और फॉरेन करेंसी की रिसीट फ्रॉम, कब होनी है पेमेंट या रिसीट? आज से 3 माह बाद या आज से 4 माह बाद? अच्छा जी, जो जिसने फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी हो उसको एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन में रेट का बढ़ना प्रॉब्लम करता है। डॉलर 100 रुपए का है, अगर डॉलर 150 रुपए पे चला जाए तो आपके लिए डॉलर का बढ़ना प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन जो एक्सपोर्टर है वो क्या है, वो तो छलांगे लगाएगा, उसके लिए डॉलर रेट का कम होना प्रॉब्लम है, नीचे आना है। लेकिन फिलहाल अभी मैं डॉलर में ऊपर या नीचे नहीं देख रहा, क्योंकि डॉलर के साथ एक प्रॉब्लम है, मतलब फॉरेन करेंसी में। तो बस आप ये बात याद रखें कि एक्सचेंज रेट रिस्क क्या होता है, दोनों के लिए फ्लक्चुएशन ऑफ फॉरेन करेंसी जो है, फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट जो है वो प्रॉब्लम है, ऊपर जाना या नीचे जाना। हर करेंसी के एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम नहीं है, उस करेंसी की एक्सचेंज रेट आपके लिए प्रॉब्लम है जिस करेंसी में आपने फ्यूचर में कोई पेमेंट करनी हो या फ्यूचर में आपने उसकी क्या हो, हमने सिर्फ डॉलर में पेमेंट करनी है 3 माह बाद, तो हमें जापानीज येन की फ्लक्चुएशन से क्या कर्ज है? नहीं, हमें डॉलर का रेट फ्लक्चुएट होने की प्रॉब्लम है। अगर हमने चाइनीज युआन में पेमेंट करनी है तो फिर हमें चाइनीज युआन की फ्लक्चुएशन की पेमेंट की प्रॉब्लम है। अगर हमने स्विस फ्रैंक में पेमेंट करनी है, स्विस फ्रैंक फॉरेन करेंसी है,
तो फिर हमें स्विस फ्रैंक और पाक रुपी के एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशन है, याद रखें एक्सचेंज रेट हमेशा दो करेंसी का आपस में प्राइस होती है, ठीक है। खाली स्विस फ्रैंक नहीं कहेंगे, स्विस फ्रैंक का रेट विद रिस्पेक्ट टू पीकेआर, डॉलर का रेट विद रिस्पेक्ट टू, पाउंड का रेट विद रिस्पेक्ट टू पीकेआर। समझ आ रही है? तो दो करेंसी के आपस में जो कन्वर्जन के रेट है उसको एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो इसीलिए एक्सचेंज रेट होता ही एक करेंसी को दूसरी या दूसरी को पहली में कन्वर्ट करने के लिए। तो फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट हमारे लिए प्रॉब्लम है। किसके लिए? हमारे से मुराद कौन है? हमारी कंपनी या तो इंपोर्टर की पोजीशन पर होगी या, ठीक है। अगर आपसे को पूछे एक्सचेंज रेट रिस्क क्या होता है, तो आपने कहना है इंपोर्टर ने अगर फ्यूचर में अपने फॉरेन सप्लायर को फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी हो तो उसको ये डर होता है कि आज से लेकर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टू फॉरेन सप्लायर के दरमियान फॉरेन करेंसी का रेट क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। दैट फ्लक्चुएशन इज क्रिएटिंग एक्सचेंज रेट रिस्क फॉर द इंपोर्टर। और एक्सपोर्टर के लिए भी यही है, वाइस वर्सा, कि अगर हमारी कंपनी रेगुलरली कस्टमर्स को एक्सपोर्ट करती है फॉरेन कंट्री में, तो 3 माह बाद आपको फॉरेन कस्टमर से रिसीट आनी है और आपने उस रिसीट को अपने लोकल पीकेआर में क्या करना है। तो ये जो कन्वर्जन है 3 माह बाद, आपको ये डर है यार ये डॉलर का रेट फ्लक्चुएट कहीं ऐसे ना हो जाए कि जब हम कन्वर्ट करें तो हमें पीकेआर में शायद रुपीस कम मिले। ये डाउट है, ये अनसर्टेनिटी आपके लिए रिस्क है, ठीक है। हमने इस रिस्क को प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है? प्रोटेक्शन, यानी फ्लक्चुएशन से अपने आप को बचाना है, मुनाफा नुकसान नहीं कमाना। हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है एक्सचेंज रेट में आने वाली फ्लक्चुएशन से हम अपने आप को क्या कर सकें, बचा सके। तो इसके टोटल 4 तरीके हैं जो हमने पढ़ने हैं। कितने तरीके हैं? 4 तरीके। तो चारों तरीकों को करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता हो एक्सचेंज रेट क्या होता है। आए, रिस्क मैनेजमेंट तो बाद में करेंगे, पहले थोड़ी सी बेसिक पढ़ लें। तो लिखें एक्सचेंज रेट क्या होता है? प्राइस ऑफ वन करेंसी टू कन्वर्ट इनटू अनदर करेंसी। मैंने क्या जी बच्चों, एक्सचेंज रेट क्या है? एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट क्या होता है हमने इस पे बात करनी है। तो एक्सचेंज रेट होता है प्राइस ऑफ वन करेंसी, प्राइस ऑफ वन करेंसी टू कन्वर्ट इनटू another currency। ठीक है, प्राइस ऑफ वन करेंसी इनटू, जैसे किसी एसेट को किसी दूसरे एसेट में कन्वर्ट करने की प्राइस होती है। कैश एक एसेट है, उसको अगर आप फर्नीचर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी एक एसेट है। तो एक एसेट को दूसरे एसेट में कन्वर्ट करने की कोई ना कोई तो प्राइस होती है। फर्नीचर 25,000 का है, 40,000 का, 35,000 रुपए का। समझ आ रही है बात आपको? तो एक एसेट को दूसरे एसेट में कन्वर्ट करने की जैसे प्राइस होती है, वैसे ही एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने की जो प्राइस है उसको क्या बोलते हैं?
एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट को लिखने का क्या तरीका होता है? तो एक्सचेंज रेट को कैसे लिखा जाता है? तो लिखें जी, कोटेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, या अखबार में कैसे प्रिंट किया जाता है या प्रिंट किया जा सकता है? तो कोटेशन ऑफ, कोट करना जिसे कहते हैं, कोटेशन ऑफ एक्सचेंज रेट को अखबार में कैसे लिखा जाता है या वेबसाइट पे या कहीं भी एक्सचेंज रेट को कैसे डिस्प्ले किया जाता है? तो बेटा इसके दो तरीके हैं। कितने? पहले तरीके को कहते हैं डायरेक्ट कोड सिस्टम। एक्सचेंज रेट को पब्लिश करने के दो तरीके हैं, और किसी मुल्क में एक तरीका चलता है, वो उस मुल्क की अपनी मर्जी होती है। पहले तरीके का क्या नाम है? डायरेक्ट कोड सिस्टम या डायरेक्ट कोटेशन सिस्टम। दूसरा कौन सा है? इनडायरेक्ट कोड सिस्टम। किसी एक मुल्क में जब अखबार में एक्सचेंज रेट पब्लिश होते हैं, बैंकर आपको एक्सचेंज रेट बताता है प्रिंट करके, तो वो किसी एक सिस्टम के तहत होता है उस मुल्क में। फिर चाहे किसी मनी चेंजर के पास चले जाओ, किसी बैंक के पास चले जाओ, किसी अखबार में से देख लो, आपको जो एक्सचेंज रेट नजर आएगा वो एक ही तरीके से होगा, ताकि कहीं पढ़ना आसान हो। ये ना वो बैंक से रेट लेकर आया हो और मनी चेंजर, यार आप समझ नहीं आ रहा है। जब दोनों को आप आपस में कंपेयर करोगे तो समझ ही नहीं आना आपको। तो एक्सचेंज रेट को किसी एक मुल्क में जब प्रिंट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है फॉर जनरल पब्लिक, तो वो किसी एक मेथड से किया जाएगा। तो पहले मेथड का क्या नाम है? दूसरे का क्या नाम है? पाकिस्तान में डायरेक्ट कोड सिस्टम चलता है। पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम चलता है? और मुझे उम्मीद है कि आपके सवालों में अप्लाई ही डायरेक्ट कोड सिस्टम होगा। ओ यार, वो उधर रख के चला गया चाहे गोंगलू। हाँ, ये आपने अब इसको क्या किया है? माइक्रोवेव में हिलाया है जी। डायरेक्ट कोड सिस्टम। हंस रही हो? ये ना किस बात पे हंस रही हो भला? डुबो के खा रहे हैं। अल्लाह आपको मियाँ ही ऐसा अता फरमाए जेड़ा चाह भी करके पीवे। हैं? हंस रही हैं, मेरे ते हंसती हैं पियां। अच्छा चलो आ जाओ। ठीक है, नहीं नहीं, आप खाना है तो ले लें, आपने अपनी किस्मत का खाना है, मेरे से नहीं लेके खाना। वो आपकी किस्मत में अल्लाह ने लिखा हुआ था, तो इस वजह से आपको मिला है। नहीं तो मैंने कार तेरे दे के आना पैना सी। ऐसे तेरा शुक्र है कि तू पढ़न आ गई थी, आके बिस्किट खा लिया। अच्छा जी, पाकिस्तान में कौन सा रेट सिस्टम है? डायरेक्ट कोड सिस्टम, ठीक है। डायरेक्ट कोड सिस्टम। ऑफिस में ये बुरा समझा जाता है कि आप बिस्किट डुबो डुबो के खाते हैं, तो हम डुबो के खाते हैं, ऐसी देसी बंदे हैं। हाँ जी। यूके में, यूके में क्या है? अब हमारी प्रॉब्लम आई कैप के सवालों में ये है, आई कैप ने कुछ सवाल एसीसीए के कॉपी शायद किए होते हैं। तो जो सवाल तो एसीसीए के कॉपीड होंगे, अगर किए हैं, अगर किए हैं, फाइनल में तो बहुत किए हुए हैं, आपके लेवल पे कम किए हैं, उनमें आपको कौन सा कोर्स सिस्टम नजर आएगा? और जो सवाल प्योर आई कैप के अपने होंगे, उनमें डायरेक्ट कोर्स सिस्टम नजर आएगा। तो आपको तो फिर इसका मतलब है दोनों कोर्स सिस्टम का पता होना चाहिए। क्यों? आपको तो पेपर में वो पॉइंट बना देगा इसको। देखा पॉइंट?
डायरेक्ट कोर्ट सिस्टम भी करा रहे हैं और दूसरा कौन सा करा रहे हैं, लेकिन असल में आपको एक कराना चाहिए, टेक्निकली स्पीकिंग आपको एक कराना चाहिए। ACCA भी दोनों कराता है वैसे, लेकिन वो साथ कह देता है कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स, क्योंकि यूके में इनडायरेक्ट कोर्ट सिस्टम है, तो बच्चे को 100 में से 90 से 95 सवाल किसके मिलेंगे, एक दो सवाल अपने, सिर्फ ताकि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि डायरेक्ट कोर्ट सिस्टम में चेंज क्या आता है, वो कराएंगे। अदरवाइज मेन प्रैक्टिस किस सिस्टम पे है। आई कैप में आपने 4 सवाल किए डायरेक्ट के, फिर कुछ 4 इनडायरेक्ट के हो गए, फिर इस तरह खिचड़ी हो सकती है तो आपको, लेकिन आप जेन में रखे दोनों आने चाहिए, डायरेक्ट कोर्ट सिस्टम भी, और फर्क कुछ नहीं पड़ता, जिधर डिवाइड होना है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिधर मल्टीप्लाई हो रहा है उसके उल्ट क्या हो जाएगा, जिधर प्लस होना है। जिधर मैंने कहा जी डायरेक्ट कोड में, जहां मैं कहूं कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क है, अगर मैं कुछ नहीं कहता ना, खामोश हूं, तो इसका क्या मतलब है, चाहे डायरेक्ट कोड सिस्टम हो चाहे इनडायरेक्ट कोड सिस्टम हो, देर विल बी नो चेंज। तो फिर आपने बहस में नहीं पढ़ना, सर बताएं डायरेक्ट में क्या होता है। इसका अज्यूम मतलब है कि अंडर द डायरेक्ट कोड सिस्टम, अंडर द इनडायरेक्ट कोड सिस्टम आपका वो क्या होगा, सेम होगा। अब डायरेक्ट कोड सिस्टम की पहचान ये होती है कि रोजाना अखबार में जब, या बैंक से आप लेकर आएंगे ना, तो जो भी आपको इवन खबरें भी सुनोगे, लोकल करेंसी में वो एक्सप्रेस किया जाता है एक्सचेंज रेट, और फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट रखा जाता है। यानी फॉरेन करेंसी का क्या लिया जाता है, और रोजाना जो चेंज होते हैं वो लोकल करेंसी के यूनिट्स चेंज होते हैं। एक्सचेंज रेट को जब लिखा जाता, लिखने का तरीका ये नहीं होता, वैसे बता रहा हूं, यानी जब लोकल और फॉरेन करेंसी को बराबर रखा जाता है, तो पाकिस्तान में बोला जाता है $1 280 का है। डॉलर का 1 यूनिट बोला जाता है ना, $1 280 का। इसका क्या मतलब हुआ कि फॉरेन करेंसी का यूनिट 1 होगा यहाँ पे, और रोजाना जो चेंज होंगे, अगले दिन ये नहीं कहा जाता $2 इतने के, अगले दिन क्या कहा जाता है, $1 280 से 285 पे चला गया, उससे अगले दिन क्या कहते हैं, $1 255 पे, या पर डॉलर भी कह रहे तो एक ही बात है, पर डॉलर, ईच डॉलर, $1 एक ही बात है, नहीं समझ आ रही। 1 पाउंड 295 का है, मिसाल दे रहा हूं। तो हमारे यहाँ पे बेटा, आप बैंक में जाके भी पूछेंगे ना, तो आप पता क्या पूछेंगे, एक्सचेंज रेट पूछेंगे भी, तो आप पूछेंगे भी डायरेक्ट कोड की जबान में ही कि यार बताओ $1 कितने का है, ये डॉलर का रेट की है। तो वो आपको आगे से डॉलर का रेट जब बताएगा, तो आपको रुपए बता रहा होगा कि भाई आपको $1 अगर चाहिए या देना है, वो इतने रुपयों में कन्वर्ट होगा। यानी डॉलर का यूनिट बंद रहना है, और रोजाना जो चेंज होने यूनिट्स, वो लोकल करेंसी यानी PKR के चेंज होने हैं। पाक रुपी को हम PKR बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PKR। पाक रुपी भी कहते हैं क्योंकि इंडियन रुपी भी है, उसको INR बोलते हैं। तो रुपी तो दोनों मुल्क में है, लेकिन एक PKR कहलाता है और एक INR कहलाता है, ठीक है। बांग्लादेश का टका है, उसको BDT कहते हैं, बांग्लादेशी टका है। टर्किश लीरा है, TLR। मलाइशियन रिंगिट है, MYR। सऊदी रियाल है, कुवैती दिनार है UAE दिरहम है। याद करने की जरूरत नहीं, कॉन्वेंट पे जब जाएंगे कमाएंगे, आपको ही पता लग जाना है। और अभी आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, लेकिन ये डेवलप होगा। कुवैती दिनार चेक करो, नेट पे है किसी के पास, गूगल पे चेक करो, कुवैती दिनार कितने का है फिलहाल आज। करेंसी कन्वर्जन गूगल पे होता है, या ये कह दो कुवैती दिनार कितने का है, बड़ा महंगा है। हाँ, एक कुवैती दिनार कितने रुपए का, चेक करो पाकिस्तान में, 735 का। यानी अगर आपकी महीने की सैलरी 500 कुवैती दिनार लग जाए, और आम है वो, वहां के तो 500 रुपए हैं एक माह की सैलरी, देखो कहाँ पे होगी कुवैत। लेकिन जाना मुश्किल है क्योंकि कुवैत ने बैन लगाया हुआ है पाकिस्तान के लिए। हाँ,
पाकिस्तानियों के लिए बैन किया हुआ है कुवैत ने। बहुत कम खास केसेस में मिलता है वीजा, अगर वहां से आ जाए तो। यहां से नहीं लगना। मुझे क्यों पता है, जो स्टूडेंट जाते हैं ना बाहर, वो बाद में भी इन टच रहते हैं, बताते रहते हैं। या पूछते हैं कि सर हम किस मुल्क में जाएं। दुबई जाना, वैसे तो मैं कहता हूँ मिडिल ईस्ट जाने में फायदा ही कोई नहीं, सारी जिंदगी आप मुसाफिर ही हैं उधर। 25 साल भी जॉब करें तो कोई इमिग्रेशन नहीं, कोई प्रॉपर्टी अपने नाम से नहीं, कोई एसेट खड़ा ही नहीं कर सकते आप वहां पे अपनी जिंदगी रह के। फिर वहीं से वो 7 अरबी को मिलाएंगे, वो कभी भी छुट्टी करवा देता है बंदों की, फिर सिफर पे होते हैं लोग बेचारे। हाँ जाए, पैसे इकट्ठे करें 3-4 साल। यूरोप शुड बी योर डेस्टिनेशन, अगर आप बाहर कर रह के दुनिया में काम करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं नहीं जी मैं तो अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकता, मेरे हालात ही नहीं है सर, मैं जा ही नहीं सकता, मैं अपनी फैमिली का अकेला बेटा बेटी हूँ, तो मेरे वालिद साहब और वालदा तो जाएंगे नहीं, उन्होंने जाना नहीं तो मैं जा नहीं सकता छड़ के उन्होंने। तो वो तो हालात ही ऐसे है ना। ठीक है, तो ऐसे केस में तो आप नहीं जा सकते, लेकिन किसी और केस में तो आप जा सकते हैं। अगर आप 3-4 भाई हैं, आप छोटे हैं या बड़े भी हैं, आपने फैमिली स्पॉन्सर करनी है, जिम्मेदारी हैं, तो जाएं। और जाएं, ठीक है, 3-4 साल मिडल ईस्ट में जाके फाइनल डेस्टिनेशन शुड बी यूरोप, 5 साल बाद पासपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। जितना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट होगा उतने ज्यादा कंट्रीज के लिए आपको वीजा फ्री एंट्री है। एसीसीए करने से भी कोई फायदा तो नहीं है, मतलब आपको पाकिस्तान में तो फायदा नहीं है। नहीं, आप उधर की जाके लोकल सीपीए कर लेते हैं लोग साल लगा के, क्या मसला है। जिसने सीए कर लिया ना वो सब कर सकता है, जिसने कर लिया। पहली कंडीशन, जिसने सीए कर लिया है, आई कैप इस तरह के एग्रीमेंट्स कर रहा है। आईसीएमए वालों ने कर लिए सीपीए ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट, पूरा सीपीए ऑस्ट्रेलिया एग्जेम्प्ट है, तो आई कैप भी कर लेगा, कोई मसला नहीं, मुस्तकबिल में हो जाएगा, जब तक आप क्वालिफाई करेंगे टेंशन ना ले। सारा नहीं पढ़ना पड़ता, मेजर पार्ट एग्जाम्प्ट होता है, 1-2 पेपर वहां का लॉ, टैक्स और ऑडिट, 3 पेपर देने, ऑडिट भी नहीं देना पड़ता मोस्टली, टैक्स लॉ, वापस आ जाओ। ओमानी चेक करना, ओमानी रियाल कितने का है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, 580। ऑयल प्रोड्यूसिंग है ना। कतर का इस वक्त, कतर का भी खूब ऊपर गया होना है, कतरी रियाल है। वो तो बड़े मशहूर हुए थे कतर वाले बेचारे, हमारे पनामा के केस में है वो, इस लिहाज से, अदरवाइज कतर को आप शायद इतना जानते ना हो। कतरी रियाल कितने का है। हाँ, वैसे वो नहीं है उनके लेवल पे, लेकिन फिर भी बहुत ऊपर चला गया। ये करीब करीब थे, सऊदी रियाल, यूएई दिरहम, बहरीन का। आगे चले, आपको ये बात याद रह जाएगी, क्या फर्क है डायरेक्ट कोड सिस्टम में। डेली लोकल करेंसी के यूनिट्स क्या होंगे, चेंज होंगे, और फॉरेन करेंसी का यूनिट क्या रखा जाएगा, 1 यूनिट कांस्टेंट रहेगा। और ये उल्टा है, इनडायरेक्ट कोड सिस्टम में लोकल करेंसी का यूनिट कांस्टेंट रहेगा। यानी यूके वाले पता है क्या पूछते हैं, 1 पाउंड से कितने डॉलर आएंगे बताओ, 1 पाउंड से बताओ कितने यूरो आएंगे, क्योंकि उनकी अपनी करेंसी बड़ी स्ट्रांग है, तो वो इसीलिए अपनी करेंसी वो ग्रेट ब्रिटेन अपने आप को कहते हैं, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, इनका जो पाउंड है ना उसको, उसका साइन है GBP, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। बड़ी दुनिया पे हुकूमत की है इन्होंने एक दौर में, है, तो इसीलिए उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन पाउंड या ब्रिटिश, तो इस वजह से अब है वैसे कुछ भी नहीं। मलका भी तो चली गई, मलका भी फुड़ गई है। तो वहां पे वो कैसे पूछते हैं अपने मनी चेंजर,
इंग्लिश में पूछते हैं, हम तो उर्दू में पूछ रहे हैं कि 1 पाउंड से बताओ कितने डॉलर आएंगे, 1 पाउंड से कितने यूरो आएंगे, 1 पाउंड कितने डॉलर एक्सचेंज कर सकता है। 1 पाउंड, अपने पाउंड को बोलते हैं, वो अपनी लोकल करेंसी का यूनिट कांस्टेंट रखते हैं, और खबरों में अखबार में वही है कि 1 पाउंड इतने पे नीचे चला गया, 1 पाउंड ऊपर चला गया इतना, ठीक है। 1 पाउंड कैन एक्सचेंज $1, 1 पाउंड कैन एक्सचेंज $3, 1 पाउंड कैन एक्सचेंज $8, इस तरह। तो डायरेक्ट कोड सिस्टम और दूसरा कौन सा है, डायरेक्ट कोड सिस्टम में जब भी करेंसी कन्वर्ट होगी, मतलब पाकिस्तान में डॉलर रुपी में कन्वर्ट हो या रुपी डॉलर में कन्वर्ट हो, जैसे भी है, मतलब डायरेक्ट कोड सिस्टम में मल्टीप्लाई से कन्वर्जन होते हैं, मल्टीप्लाई से कन्वर्जन होते हैं। करेंसी, एक करेंसी दूसरी में जब कन्वर्ट होगी तो किससे होगी, और इनडायरेक्ट कोड सिस्टम में जब कन्वर्जन होता है करेंसी का, डिवाइड से कन्वर्जन होगा। किससे कन्वर्जन होगा, डिवाइड से। डायरेक्ट कोड सिस्टम में कन्वर्जन किससे होगा, मल्टीप्लाई से, और इनडायरेक्ट कोड सिस्टम में डिवाइड से। डायरेक्ट कोड सिस्टम में एक्सचेंज रेट इस तरह लिखा जाएगा, मिसाल के तौर पर, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, इनडायरेक्ट नहीं लिख रहा, क्योंकि हमारी ज्यादा कहानी किस पे है, डायरेक्ट पहचानना आ जाए तो फिर ना आपको समझ आ रहा हो पेपर में तो वो फिर इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट की पहचान सीखें। अगर मैं ये लिख दूं 1 पाउंड इज इक्वल टू 225 रुपए या PKR, ये डायरेक्ट कोड है। अगर मैं ये ऐसे लिख दूं 1 पाउंड इज 225 PKR, ये भी डायरेक्ट कोड ही है। चाहे 1 पाउंड पहले लिख दो, चाहे 1 पाउंड बाद में लिख दो बेटा, क्योंकि पाउंड का फॉरेन करेंसी का यूनिट कांस्टेंट है। बल्कि मैं पाउंड की जगह डॉलर क्यों लिखता हूँ, क्योंकि आप ये ना समझे मैं यूके की मिसाल क्यों दे रहा हूँ। चले मैं USD लिख देता हूँ या डॉलर, $1, ताकि हम एक अलहदा है, क्योंकि वो वहां पे मैंने यूके की मिसाल ली है ना, तो इधर मैं डॉलर बेस करता हूँ, ताकि आप इसको उसके साथ मिक्स ना कर जाएंगे। बताइए जी, ये कौन सा कोड सिस्टम है, पता कैसे चला कोड सिस्टम डायरेक्ट है। फॉरेन करेंसी का यूनिट 1 है, और लोकल करेंसी के यूनिट चेंज होंगे अगले दिन, शायद 226 हो जाए 27। अच्छा, इसी चीज को जब शॉर्ट करके लिखा जाता है तो जो 1 यूनिट वाला होता है ना उसको बेस पे लिखा जाता है, और जो चेंज होने वाला होता है उसको पहले लिखा जाता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट करेंसी। एक्सचेंज रेट में फर्स्ट करेंसी लोकल करेंसी होगी, और सेकंड करेंसी वो होगी जिसका डॉलर क्या होता है, और जिसका यूनिट 1 है। तो ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, PKR पर डॉलर, यानी इस तरह भी लिखा जा सकता है PKR पर डॉलर, $226। ये सारे डायरेक्ट कोड सिस्टम में लिखने के तरीके हैं। अब मैंने डॉलर के साथ 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पर डॉलर का मतलब ही $1 ही होता है। और ये जो 226 है ना, ये PKR के लिए है, हालांकि मैंने इसके लिए PKR तो लिखा ही नहीं साल लफ्ज। 226 रुपए के लिए है। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख दो तो डायरेक्ट कोड ही है, क्योंकि फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट मतलब नजर आ रहा है। ये सारे मैं तरीके बता रहा हूँ। आई कैप आपको इस तरह डिफरेंट तरीकों से दे दे के परेशान करेगा, बच्चा कहेगा ये क्या हर दफा एक डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है। असूल याद रखना है, फॉरेन का यूनिट क्या होगा और लोकल। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि पेपर में एक सवाल आ जाए जर्मन कंपनी का, कौन सी कंपनी का, और उसकी होम करेंसी यूरो है। अब आप क्या, वहां तो PKR ही नहीं था पेपर में, और ना हो दफा मारो PKR को। आपने जेन में रखना है जिस कंपनी का सवाल आपको दिया हुआ है उसकी लोकल करेंसी क्या है, तो बाकी फॉरेन है सारी,
तो फॉरेन का यूनिट अगर 1 लिया हुआ है तो डायरेक्ट कोट है, और अगर फॉरेन का यूनिट 1 नहीं है तो इनडायरेक्ट है। तो या आप ये भी कह सकते हो कि रोजाना यूनिट जो चेंज हो रहे हैं वो फॉरेन लोकल के चेंज हो रहे हैं। ठीक है, फॉरेन का 1 यूनिट हो और लोकल का 1 यूनिट ना हो, बल्कि लोकल के यूनिट ज्यादा होंगे। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है? 1 नहीं होगा, 1 जिसका होगा, अगर 1 फॉरेन का है और लोकल का 1 यूनिट नहीं है, वो ऐसा भी हो सकता है 1 क्या नाम है 1 येन इज इक्वल टू 1 रुपी, वो भी हो सकता है, लेकिन वो कोई खास केस ही होगा, कोई दुनिया का ऐसा कोना होगा, अभी के हालात में तो नहीं है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, PKR पर डॉलर इक्वल टू 227। अब इसमें ये जो 227 है ये किसके लिए है? PKR के लिए। पर डॉलर का मतलब $1। जवान क्या कर रहे हो? उसके बाद ये अगर ऐसे हो, PKR पर पाउंड पर SAR सऊदी रियाल, PKR पर सऊदी रियाल 35, PKR पर UAE दरहम को कहते हैं AED, अरब एमरात। ठीक है, तो हाँ, अरब एमराट्स का दिरहम जो है फॉर एग्जांपल 22। अब ये 22 दिरहम के लिए कि रुपए के लिए है? ये रुपए हैं, यानी एक दिरहम 22 रुपए का है। इसको कैसे पढ़ते हैं? एक सऊदी SAR सऊदी रियाल के लिए है। ठीक है, वो करेंसी खुद बताएगा, साइन पे परेशान ना हो। आपने कौन से साइन रट्टा लगाने हैं, आपको याद नहीं करना है, वो खुद बताएगा कि इसका साइन क्या है। पैसो करेंसी है लीरा है, किस मुल्क का है। हमें ये टेंशन लेने की जरूरत, जो सवाल में उसने कहा हो कि फॉरेन कौन सी है और लोकल कौन सी है, तो फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट जब लिया हो, चाहे वो पहले लिखा है चाहे बाद में लिखा है, जिथे मर्जी लिखा है, पहले बाद ही हो सकता है, ऊपर नीचे नहीं हो सकता। पहले, इसको कहते हैं पहले वाला, ये पहले है और ये बाद में। फर्स्ट, PKR इज द फर्स्ट करेंसी। मैं पहले बाद नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा PKR इज द फर्स्ट करेंसी, डॉलर इज द, इसमें PKR इज द फर्स्ट करेंसी, सऊदी रियाल इज द, PKR इज द फर्स्ट करेंसी, UAE दरहम इज। तो इसका मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि फर्स्ट करेंसी जब भी लोकल हो और सेकंड करेंसी कौन सी हो और उसका 1 यूनिट हो, तो ये पहचान होती है कि वो कौन सा कोड सिस्टम है। ये जिसको पहचानना नहीं आएगा वो मार ही खाएगा पेपर में, उसका सारा गलत होगा सवाल, कटते नहीं सारे नंबर, लेकिन वो डिप्रेस ही रहेगा। तो मैंने सिर्फ आज डायरेक्ट कोड की पहचान बताई है, इनडायरेक्ट की नहीं बताई, नहीं तो आपने अभी मिक्स कर देना था। हालांकि लिख दिया मैंने, लेकिन मैं अभी सिर्फ सारे सवालों में किस पे जाऊंगा? डायरेक्ट कोड पे। ठीक है, आप लोगों ने घर से बताना है वो पढ़ के, स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट क्या होता है ये पढ़ के आना है। अभी 3 मिनट हैं। स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट क्या होता है? वैसे मैंने अभी बता दिया हुआ है पहले किसी और टॉपिक में। स्पॉट रेट क्या होता है, स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या होता है, और फॉरवर्ड रेट क्या होता है? जी, स्पॉट रेट क्या होता है और फॉरवर्ड रेट क्या होता है, पता किसी को? जी, अभी जो आज आप बैठ के गूगल पे देख रहे हैं, मुझे रेट्स बता रहे हैं, आज के दिन ओपन मार्केट के जो भी रेट्स हैं जो कि लॉक नहीं हो सकते, ओपन मार्केट के जो रेट जो फ्लक्चुएट होने होते हैं, अभी आधे घंटे बाद थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाएगा चाहे फ्रैक्शंस में हो, 15 मिनट बाद भी फ्लक्चुएट होते हैं। किसी अच्छे मनी चेंजर पे चले जाएं तो लाइव स्क्रीन आ रही होती है, हर लम्हा फ्लक्चुएट हो रहा होता है फ्रैक्शंस में, हर लम्हा फ्लक्चुएट हो रहा होता है। ठीक है, तो स्पॉट रेट क्या होता है? ओपन मार्केट का एक्सचेंज रेट विच विल फ्लक्चुएट फ्रीली, हर वक्त फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इसको आप कह सकते हैं ओपन मार्केट एक्सचेंज रेट।
ऑफ टुडे। हमारे सवालों में, किताबों में एक दिन के लिए एक्सचेंज रेट कांस्टेंट एज्यूम होता है, एक दिन सेम रहेगा। रियल लाइफ में तो हर 15 मिनट बाद, 5 मिनट बाद चेंज हो रहा है। एक दिन के लिए एक्सचेंज रेट क्या रहेगा? हम अखबार के दौर में पढ़ रहे हैं, अखबार में एक दिन के लिए होता है रेट, ठीक है। तो ओपन मार्केट का, और याद रखें आज करेंसी लेनी देनी है तो ये रेट इस्तेमाल होगा। 3 माह बाद करेंसी लेनी देनी हो तो आज के रेट पे नहीं होगा, उस दिन के ओपन मार्केट के रेट पर होगा, ठीक है। और अगर आपने आज बैठ के लॉकिंग करनी हो कि मुझे 3 माह बाद जो है ना ओपन मार्केट से ना लेनी पड़े बल्कि लॉक रेट पे मिल जाए, तो फॉरवर्ड रेट क्या होता है? लॉक्ड एक्सचेंज रेट। लेकिन ये लॉकिंग आज होगी, उस दिन नहीं होगी। लॉक्ड एक्सचेंज रेट को कहते हैं फॉर फ्यूचर फॉरेन करेंसी बाइंग और फॉरेन करेंसी सेलिंग। मुस्तकबिल में अगर मैंने फॉरेन करेंसी बाय सेल करनी है तो मुझे लॉक एक्सचेंज रेट चाहिए होगा। लॉक्ड एक्सचेंज रेट को क्या बोलते हैं? लॉकिंग कब होगी? आज लॉक करेंगे कि मुझे 3 माह बाद डॉलर चाहिए, तो 3 माह बाद जाके उस पर डॉलर ले लेंगे। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ये हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कुछ नहीं है, वही है जो पहले था। जैसे कमोडिटी में नहीं था, जिस चीज को चाहिए फॉरवर्ड वो लॉक करके ले लो, इसमें भी ऐसे ही है। इसका सोल्यूशन एक लाइन का है। हाँ, बाकी फ्यूचर ऑप्शन के सोल्यूशन के वही 3 स्टेप्स हैं। एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें जो है वो है मनी मार्केट। तो मैं कल पहले तीनों वो बता दूंगा, जो क्या नाम है, फॉरवर्ड, फ्यूचर, आखिर में मनी मार्केट। चले, ओके। हमने आज कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ बेसिक्स पे बात किया है।